नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सेवार सिविल सर्विसेज में। मेरा नाम है आयुष कटियार। देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो या कोई स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो, चाहे उसमें यूपी हो या बीपीएससी हो, एमपीपीएससी हो, उनसे आयोगों को अतिरिक्त प्रेम होता है। उसमें एक नाम आता है कार्नवालिस का। यहाँ आप ये चेहरा देखें, ये कार्नवालिस साहब हैं। ये कार्नवालिस साहब हैं। कार्नवालिस साहब कौन हैं? कार्नवालिस साहब वही हैं जो न्यायिक सुधार की नींव रखते हैं भारत में। कार्नवालिस साहब वही हैं जिनको पुलिस सेवा का जनक भी कहा जाता है, जो कार्नवालिस संहिता लेके आता है, जो 4 सर्किट कोर्ट बनाता है, फौजदारी जिला फौजदारी न्यायालयों को खत्म करके उनमें 4 सर्किट कोर्ट बनाता है। उसमें कलकत्ता, ढाका, पटना और मुर्शिदाबाद, आई थिंक मुर्शिदाबाद है। तो ये 4 सर्किट कोर्ट बनाता है। कार्नवालिस साहब वही हैं जो एक जिला कलेक्टर का पद बना देता है, जिसमें जिले की सारी पावर्स दे देता है। तो इस बहुत इंटरेस्टिंग इंसान है ये इंसान कुछ ऐसा है कि जो अमेरिका में यूएस के अगेंस्ट लड़ रहा है, क्योंकि ये वो दौर है जब अमेरिका आज़ाद हो रहा है। भारत में वारेन हेस्टिंग जो हैं, बंगाल के गवर्नर जनरल, यहाँ से भाग के इंग्लैंड चले गए हैं और उन पे महाभियोग चलाया जा रहा है। अभियोग चला रहा है एडमंड बर्ग के द्वारा। हालांकि 95 में 1795 में आके वो उससे बरी हो जाएंगे, लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल दौर है। और इसमें इनके सामने, क्योंकि ये एक तरीके के सैनिक था जो एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ों में जिसका कम रुझान था, फिर भी देखिए बहुत बड़ा बदलाव करके गया है। इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए है, पिछले अगर कोई लेक्चर आपने 2 नहीं देखे हैं इंडियन पॉलिटी के, एक नए नज़रिए के साथ में, तो आप ज़रूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, जो भी कर पाएँ करें। अगर सब्सक्राइब करते हैं तो आपको सीरियसली फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि ये दूसरा नज़रिया है एक पढ़ने का। इसमें मैं कोई भी चीज़ छोड़ नहीं रहा हूँ, या फिर बैकग्राउंड से रिलेटेड हो, या फिर वो कंटेंट से रिलेटेड हो, या क्वेश्चंस हों। पिछले आगे आने वाले जैसे भी कोई टॉपिक ऐसा ख़त्म हो जाएगा तो हम लोगों का एक प्लान है कि 3 से 4 वीडियोस केवल कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट पे लेके आएंगे, जो आधे-आधे घंटे के आसपास होंगे। उनमें विस्तार से चर्चा होगी। जिसने ये वीडियोस नहीं देखे हैं उनके लिए वो बहुत टफ होने वाला है, वैसे तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। कानवाले साहब को हम थोड़ा सा समझ लें। ये सैनिक प्रवृत्ति का इंसान है, मतलब जिसने जीवन भर अपने सैनिक या लड़ाइयाँ लड़ी हों, ये उस तरीके का इंसान है। इसके सामने 2 शर्त रखी गई जब वारेन हेस्टी साहब पहुंच गए इंग्लैंड में, कि आप जाएं। तो जब इनको मनाना स्टार्ट किया गया कि आप गवर्नर जनरल आप बंगाल बने जाके, गवर्नर जनरल आप बंगाल बने जाके, तो इसने 2 शर्तें रख दी हैं। अब देखिए 2 शर्त वो कौन कौन सी हैं। एक तो है कि गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है उसका जो निर्णय होगा उसको वीटो करने की पावर इसके पास में हो, नंबर 1। नंबर दूसरी शर्त इसकी ये है कि जो कमांडर इन चीफ का पद होता है, जो सेनापति का पद होता है, वो भी मुझे ही मिलना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी प्रवृत्ति का इंसान है जो लड़ाइयाँ लड़ चुका है। ये वो दौर है जब यूएसए इंग्लैंड से आज़ाद हो रहा है। तो ये वाला कमांडर इन चीफ का पद मांगना बहुत ही जायज़ बात है। इससे पहले शायद आप ये चीज़ रखते रहे हों, अब आगे से भूलेंगे नहीं कि क्यों मांगा। ओके, अब हुआ ये है 1786 का एक्ट जो आया है, 1786 का एक्ट है। इससे पहले आप ये देख लें, ये मकबरा बना हुआ है गाजीपुर में। गाजीपुर में ये मकबरा बना है, यूपी के गाजीपुर जिले में। लॉर्ड कॉर्नवालिस का 1805 में आके फीवर से यहाँ पे इसकी मौत हो गई थी। तो ये सब चीजें हैं। 1786 की कहानी कुछ ऐसी है जो ये 2 पद डिमांड करता है। एक तो वीटो पावर का, दूसरा जो है कमांडर इन चीफ का। दोनों ही शर्तें इसकी मान ली जाती हैं और 1786 में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन के आता है लॉर्ड कॉर्नवालिस। यही वही कॉर्नवालिस है जो 1793 तक तूफान उठा देगा, आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ेगा और श्रीरंगपट्टम की संधि करेगा। वो हिस्ट्री के पार्ट में हम लोग उसको कवर करेंगे। ठीक, तो इसमें 1786 के एक्ट में बहुत कुछ है नहीं। इसके बाद आता है 1793 का चार्टर। अब देखिए, जिन लोगों को नहीं पता है कि चार्टर क्या है, या जो काउंसिल एक्ट क्या होते हैं, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्या है, वो लोग जाके पुराने वीडियोस देखें, क्योंकि बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर नहीं भी होंगे तो आप केवल रटेंगे। ये सीरीज रटने के लिए बिल्कुल नहीं है, ये आपकी समझ को बहुत विकसित करने के लिए है। तो पुराने वीडियोस में आप जाके देखें, सेकंड वाले वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा, या शायद फर्स्ट वीडियो में होगा। आप दोनों वीडियो उठा के देखें, प्लेलिस्ट वहां पे बनी हुई है। ओके, तो 1793 में हुआ ये है, कुछ कहानी कुछ ऐसी है कि क्योंकि ये चार्टर है, तो चार्टर में मैंने आपको बताया था कि चार्टर में लगभग ऐसा ही था कि 20 वर्ष के लिए
20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाता था कंपनी का कामकाज, उनको व्यापार करने के लिए आगे बढ़ा दिया जाता था कि जाइए अब आप व्यापार करिए जाके। दूसरी चीज है जो वीटो पावर 1786 में कॉर्नवालिस मांगता है कि मुझे अपनी गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है उसकी काउंसिल के जो निर्णय है वो बहुमत के आधार से होता था। कई बार बहुमत हो जाता था और गवर्नर जनरल वहीं बैठा रहता था, उसके हाथ बंधे हुए थे। इस चीज को पलटने के लिए कॉर्नवालिस मांगता है वीटो पावर। और जब 1793 का जब चार्टर आता है तो चार्टर में एक प्रावधान, ये बहुत बड़ा प्रावधान होता है कि जो वीटो पावर इसको मांग के केवल एक्ट में दी गई थी, अब 1793 के चार्टर में ये बोल दिया गया वहां पे कि आगे आने वाले जितने भी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होंगे उनको ये सब वीटो पावर ऐसे ही मिलती रहेगी। 1793 में कॉर्नवालिस उठ के चले आए हैं, मतलब वहां से यहाँ से इनका कार्यकाल लगभग खत्म हो गया है। यहाँ पे सर जॉन शोर आ जाते हैं और उनको भी ये ही पावर मिलती है, 1793 में यही पावर मिल जाती है। ठीक है, तीसरी दो चीजें हमने देखी, 20 वर्षों तक अधिकार बढ़ गया। आप देखेंगे मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि 1793 का चार्टर आता है, 1813 का चार्टर आता है, 1833 का चार्टर आता है और 1853 का चार्टर आता है। इसके बाद में कोई चार्टर नहीं आता है। ये 4 चार्टर हैं। 4 चार्टर में आप अगर देखें तो समय सीमा 20-20 वर्ष बढ़ाई गई है। 53 में 20 वर्ष इसलिए नहीं बढ़ाई गई है, तो इस चार्टर में यह बोल दिया गया था कि अनिश्चितकालीन के लिए आपको अधिकार दिए जाते हैं। हो सकता है वो अधिकार 2 साल बाद खत्म हो जाए, हो सकता है वो अधिकार 100 साल बाद खत्म हो, 50 साल बाद खत्म हो, नहीं पता कंपनी को। तो राजशाही ने 53 में ये चीज डिसाइड कर दी थी कि कंपनी का शासन कभी भी खत्म हो सकता है, जिसको आप कई बार रखते रहते हैं। ओके, तो ये दो चीजें, एक तो ये हो गई। तीसरी चीज एक और थी, जो कमांडर एंड चीफ का जो पद था, पहले वो गवर्नर जनरल की काउंसिल का एक सदस्य हुआ करता था। इस बार ये व्यवस्था की गई 1793 के एक्ट में कि अगर वो गवर्नर जनरल की काउंसिल का सदस्य है तो ठीक है, नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, पहले होना मस्ट था। इस बार ये चीज खत्म कर दी गई। अब हमने इससे पहले जब एक्ट हमने देखे तो उसमें हमने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट देखा, 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट देखा, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट देखा। पिट्स इंडिया एक्ट में एक टर्म निकल के आता है जिसको बोलते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसको नहीं पता है वो पुराने लेक्चर जरूर देखें, समझ में नहीं आएगा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल एक 6 मेंबर की टीम होती थी। 6 मेंबर में 4 मेंबर ऐसे होते थे जो प्रिवी काउंसिल से आते थे। एक मेंबर होता था जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, और एक मेंबर होता था जो एक्सचेकर से आता था। इतनी चीजें आप देखें, क्योंकि आप हमेशा रटते रहते हैं कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल है और इसकी काउंसिल है गवर्नर जनरल की। इन चीज़ों से रटने से आपको छुटकारा मिल जाएगा। जब कभी भी आप चीज़ें आएंगी आपके सामने, टर्म आएगा, तो आपको पता होगा दरअसल वो था क्या, उसका मीनिंग क्या था। 84 के एक्ट में हमने देखा कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल जितनी भी पॉलिटिकल इशूज थे उनको कवर करने के लिए ले लिया गया था। ठीक, इतनी बात। तो 1793 के एक्ट में एक और चीज हुई जाके, 1793 के एक्ट में एक और चीज हुई जाके, वो चीज ये थी कि ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है उसके जो लोग हैं 6 लोग, अब उनको पैसा मिलेगा, अब उनका भुगतान किया जाएगा भारत के कोष से। और ये व्यवस्था 1919 तक चालू रही। कलेक्टर, देखिए अब क्या होगा कि कलेक्टर की जो न्यायिक शक्ति है, कलेक्टर एक पद था जो कॉर्नवालिस ने बनाया। एक जिले में एक कलेक्टर होता था जो जिसके पास में सारी शक्तियां थी, चाहे वो जुडिशियल पावर हो, चाहे वो रेवेन्यू से संबंधित पावर हो या फौजदारी न्याय की पावर हो, सारी चीजें अलग हुई। लेकिन 1793 में कॉर्नवालिस संहिता बनी। कॉर्नवालिस संहिता जब बनाई गई, कॉर्नवालिस संहिता में कुछ चीजें बहुत खास थी, वो न्यायिक सुधार के लिए बनाई गई। उसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट को जुडिशियल डिपार्टमेंट से अलग कर दिया गया। इसको बोला गया शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन, शक्ति का पृथक्करण हो जाएगा। यानी जो रेवेन्यू विभाग है, जो राजस्व विभाग है, अब उसको बदल दिया गया है, मतलब अब उसको सेपरेट कर दिया गया 2 चीजों में। एक है रेवेन्यू डिपार्टमेंट और दूसरा है जुडिशियल डिपार्टमेंट, जिसको बोलते हैं आप न्यायिक विभाग। बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है। हिस्ट्री की चर्चा जब हम करेंगे तब हम इसके पास ले चलेंगे आपको, बहुत ढंग से मैं इसको बताऊंगा। अब तक के लिए फिलहाल इतना ही है।
अब मैं आता हूं 1813 के एक्ट पे। मैंने इसकी पीपीटी नहीं बनाई थी दरअसल, इसलिए मैं यहां पे आ गया हूं। 1813 के एक्ट पे आता हूं मैं। अब देखिए हम 1813 के चार्टर की तरफ बढ़ रहे हैं। 1813 का जब चार्टर है, चार्टर नाम से आप संतुष्ट हो जाते होंगे कि चार्टर क्या है। तो चार्टर से पहले, चार्टर क्योंकि मैंने समझा रखा है इसलिए आपको पता चल जाता होगा कि चार्टर क्या है, या काउंसिल एक्ट आएगा तो काउंसिल एक्ट क्या है। अब हम लोग आ गए हैं 1813 के चार्टर एक्ट पे। जब चार्टर नाम जब आप सुनते हैं तो आपको ये चीजें पता चल जाती हैं कि चार्टर क्या है। तो क्या होगा, चार्टर है तो कंपनी का शासन 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाएगा। बहुत ऑब्वियस सी बात है जब आप इतना मेरे साथ पढ़ चुके हैं तो। अब होगा क्या, ये 1813 चार्टर आने के पीछे की कहानी कुछ ऐसी है कि फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट है, और उसके फ्रांस के बहुत सारे एलाइज हैं। नेपोलियन बोनापार्ट की एक थियरी है, कॉन्टिनेंटल थियरी, जिसमें वो ब्रिटिशर्स जो व्यापारी हैं वो फ्रांस और उसके एलाइज के साथ में व्यापार नहीं कर सकते, उनको रोक दिया गया है। तो जो ब्रिटिशर्स व्यापारी हैं वहाँ पे, उनके लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है कि अब वो व्यापार करें तो कैसे करें। वो जाते हैं ब्रिटिश मोनार्क के पास में, ब्रिटिश राजशाही के पास में, और अपनी एक दरखास्त लेकर कि अब हम लोगों को ईस्ट इंडिया, यानी जो ईस्ट इंडीज है, वेस्ट इंडीज एक ईस्ट इंडीज, तो ईस्ट इंडीज उस पर बाद में आएंगे, कभी चर्चा होगी। भारत और उसके आसपास के जो एरिया हैं, ईस्टर्न पार्ट है जो ग्लोब का, वहां से हम लोग अब व्यापार कर सकें। इस पे कंपनी विरोध करती है, ईस्ट इंडिया कंपनी विरोध करती है। हालांकि मजबूरी में आकर ब्रिटिश राजशाही ये मान लेती है कि अब इसकी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी मोनोपोली खत्म करनी पड़ेगी, जो व्यापारिक एकाधिकार है भारत के अंदर उसको खत्म करना पड़ेगा। प्राइवेट वेंचर्स जो हैं बहुत सारे, वो मर्चेंट हैं, वो भारत आने लगेंगे। लेकिन मोनोपोली दो चीजों पे खत्म नहीं की, दरअसल दो नहीं तीन चीजों पे खत्म नहीं की। आप लोग चाय और चीन तो पढ़ते ही हैं कि चाय के साथ व्यापार और चीन के साथ में व्यापार, ये दोनों चीजें बनी रही। एक तीसरी चीज और भी थी, ओपियम, जिसको अफीम बोलते हैं। तो हो सकता है कि पिछली बार चाय और चीन दो चीजें पूछता रहा हो आपसे, अब की बार अफीम फेंक के दे देगा तो नशे में डूब जाएंगे। तो ये थी कहानी आने की। अब इसके हम पीछे चलते हैं कि क्या क्या हुआ इस एक्ट में। दो दो चीजें हैं, देखिए बहुत छोटी सी चीज, मैंने ज्यादा पॉइंट लिखे ही नहीं है यहाँ पे। कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, चाय चीन, और यहाँ पे अफीम लिख दें। अफीम, अफीम की कहानी कभी मैं और बताऊंगा। अफीम ओपियम वार, दो ओपियम वार हुई हैं चाइना के साथ में ब्रिटिशर्स की। वो क्यों हुई थी कि ये चाय और ये चीन है, ये है चाय। तो जब ये ट्रेड कर रहे हैं चाइना के साथ में, तो इंडिया से अफीम भेज रहे हैं बहुत ज़्यादा। वहाँ का सिस्टम चाइना का बिगड़ रहा है, वो लोग अपोज करते हैं, ये लोग मानते नहीं हैं। तो दो बार ओपियम वार होती है, उसको मैं हिस्ट्री में कवर करूंगा, अभी इसकी जरूरत नहीं है। अब दूसरी चीज क्या है, कंपनी का, यहाँ पे मैं लाइन से लिख देता हूँ, कंपनी का जो टाइम पीरियड है, क्योंकि चार्टर एक्ट है तो उसको 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। नंबर 2, चाय, चाय चीन अफीम, अफीम, इस पे कंपनी की मोनोपोली जारी रही है, बाकी सारी मोनोपोली खत्म कर दी गई है। अब प्राइवेट लोग भी आएंगे, समझे। नंबर 3 है कि जो ईसाई मिशनरी थे उनको भारत में आने की अनुमति दे दी गई है। अब वो ईसाइयत या मिशनरी जो चीजें हैं उनको भारत में, ब्रिटिश इंडिया में फैला सकते हैं। इनका सेंटर हुआ करता था कोलकाता, कोलकाता, जिसको आप कोलकाता ऐसे लिख देंगे, कोलकाता हुआ करता था। ये हो सकता सेंटर इनका पूछ लिया जाए। चौथी चीज इसमें और इम्पॉर्टेंट एक हुई है, जो वेस्टर्न एजुकेशन है, वेस्टर्न एजुकेशन है, उस पे विस्तार करने का प्रयास किया गया है, यानी वेस्टर्न एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाएगा। चौथी चीज इसमें एक और, 4 हो गए। पांचवा पॉइंट इसमें मैं और लिख देता हूँ, पांचवा पॉइंट इसमें एक और हुआ है। वो पांचवा पॉइंट ये है कि 1 लाख रुपए डिसाइड किए गए इंडियंस के ऊपर भारतीय शिक्षा पे खर्च करने के लिए, मतलब भारतीय लोगों पे खर्च करने के लिए। 3 चीजों पे आप याद रखें, केवल आप एजुकेशन एजुकेशन मत करें। उसमें देखिए साइंस को बढ़ावा दिया जाएगा, साइंस को बढ़ावा दिया जाएगा, एक चीज। दूसरी चीज है लिटरेचर, लिटरेचर का मतलब साहित्य, साहित्य का पुनरुत्थान किया जाएगा, इसको बढ़ाया जाएगा। चौथी चीज है भारतीयों की शिक्षा पर, शिक्षा पर पैसा खर्च किया जाएगा। ये 3 पॉइंट हो गए, इसको आप याद रखेंगे। 1 लाख रुपए की जो
1 लाख रुपए की जो ग्रांट है वो इस बाबत दी गई थी। चौथी कितनी 5 चीज़ें हो गई? चलो छठी चीज़ याद करने दो। छठी चीज़ क्या होगी? हाँ, छठी चीज़ इसमें ये हुई कि जो ब्रिटिश राजशाही है उसका प्रभुत्व भारत के जो ब्रिटिश कंपनी है यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका जो एक्वायर्ड एरिया है उस पे ब्रिटिश मोनार्क की प्रभुता, जो क्राउन की वहाँ की प्रभुता है भारत में, वो स्पष्ट कर दी गई है। 6 चीजें हो गई हैं। ओके, प्रभुता स्पष्ट हुई, प्रभुता स्पष्ट हुई। ये जो पॉइंट है, साइंस को बढ़ावा क्यों देंगे, ये इसके पीछे के रीजन हैं बहुत सारे, उसको मैं हिस्ट्री में कवर करूंगा। लिटरेचर को बढ़ावा क्यों दे रहे हैं, इसी के टाइम के बाद में आएगा आपका आपका वेस्टर्न एजुकेशन का जनक, और जो वो उसका एक कथन है बहुत इंपॉर्टेंट, जो कहता है पूरे भारत का, सब कॉन्टिनेंट के जितना साहित्य है उतना यूरोप की एक अलमारी के साहित्य के बराबर नहीं है। ये कथन किसका है? सर्च करके आप बताएं और कमेंट में आप बताएं, मुझे तो पता है। ठीक है, और इसमें 7वां पॉइंट एक और है, जो लोकल गवर्नमेंट्स थी, जो स्थानीय सरकारें थी, उनको पहली बार ये बोला गया कि अब आप लोकली टैक्स लगा सकते हैं। टैक्स कहाँ पे लगाया जाएगा? जो सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन में जो एरिया होगा। सुप्रीम कोर्ट 1774 में जो स्टेब्लिश हुआ था उसके बारे में हम लोगों ने थॉरली डिस्कशन किया है प्रीवियस वीडियोस में, वो ये वाला सुप्रीम कोर्ट नहीं है। तो ये जो एरिया है उस पर टैक्स लगाया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति बात नहीं मानता है तो फिर उसको दंड का प्रावधान भी इसमें दिया जाएगा। ठीक है, इतनी सब चीजें थी और 1813 का एक्ट कंप्लीट होता है। अब मैं अगले एक्ट में बात करूंगा 1833 का, 1853 का। प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, आप जाके उसको देखें। इन चीज़ों का जब आप कवर करेंगे तो आपको हिस्ट्री भी मिलेगी पीछे की, क्यों कोई एक्ट आया। जो चीज़ें आप बार बार भूलते हैं उन चीज़ों से आपको निजात मिलेगी। चलिए अगले वीडियोस तक। मैंने ऐसे लिख रखा है 2017 में, देखिए रिव्यू ऑफिसर में ये पूछा गया। 2019 के पेपर में एक स्टेटमेंट में इसको डाल दिया गया, चाय और चीन। हो सकता है कभी अफीम भी डाल दी जाए, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। 1 लाख रुपए जो खर्च किए जाते हैं शिक्षा पर, उसमें साइंस आपसे पूछा जाए कि साइंस के प्रमोशन के लिए कौन से चार्टर में प्रावधान था, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। हर बार शिक्षा शिक्षा एजुकेशन करते रहेंगे, चाय चीन याद करेंगे अफीम भूल जाएंगे। याद रखना इसको। ब्रिटिश क्राउन की प्रभुता कब स्पष्ट की गई, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना। लोकल बॉडीज जो थी, लोकल गवर्नमेंट थी, उनको टैक्स लगाने का अधिकार कब दिया गया, ये चीज याद रखना। अब आएगा 20 साल बाद, इसके 20 साल बाद आएगा 1833 में चार्टर एक्ट, जो आखिरी से दूसरा चार्टर एक्ट है। उसमें बड़े बड़े प्रावधान हैं, इंपॉर्टेंट चार्टर एक्ट है, उसका मैं डिस्कशन तब करूंगा जाके। अभी फिलहाल मैं इसको बंद करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करने, धन्यवाद।